हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर क्वाइट एंड वेल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। बिकॉज द चैप्टर इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, तो इस चैप्टर में हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस आपको किया जाएगा। देखिए, जब कभी भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो बच्चों को हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली बच्चों को लगता है बोरिंग। क्योंकि लगता है कि हिस्ट्री का मतलब होता है डेट्स को याद करना। लेकिन ये डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। देखिए, डेट्स जो है वो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। हालांकि ये कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। यानी हिस्ट्री में हमेशा ऐसे घटनाओं के बारे में, ऐसे बदलावों के बारे में ही बात की जाती है जो कि पहले हो चुकी हैं। और हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनिम्स माना जाता है, पर्यायवाची माना जाता है। लेकिन देखिए, हिस्ट्री को भले ही हम डेट्स का पर्यायवाची समानार्थी कहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट हो। ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डेट्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, आगे हम चैप्टर में इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट जो आपको समझ लेना चाहिए वो है कि हिस्ट्री जो है, यहाँ पर जब भी हम पास्ट की किसी घटनाओं को प्रेजेंट की घटनाओं से तुलना करते हैं तो इसमें भी डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं कई बार, ठीक है ना। साथ ही साथ हिस्ट्री में वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हिस्ट्री में कई बार घटनाओं को डेट वाइज पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है, और जिससे बच्चों को लगता है कि डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। अब बात आती है कि कौन सी डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड ऑन द स्टोरी। यानी कि जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स यदि दी गई हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की स्टोरी जो है वो हिस्ट्री में ली गई है। तो सिलेक्शन ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। नंबर 2, फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, हिस्ट्री में जब किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट, पर्टिकुलर घटना को इम्पोर्टेंट मानकर हिस्ट्री लिखी जाती है, तब भी डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, बाय स्टडिंग द डेट्स रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन बेटर वेज। जब डेट्स को पढ़ा जाता है, डेट्स के अकॉर्डिंग घटनाओं को पढ़ा जाता है, तो समझने में आसानी होती है और पता चलता है कि कौन सी घटना कितने कितने समय पर हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट तब बन जाती है जब कोई घटना को हम विशेष रूप से डिस्क्राइब करें। अब देखिए, हिस्ट्री को हमेशा पीरियोडाइज किया जाता है, जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो पीरियोडाइजेशन जो है हमारे यहाँ पर स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स ने जब हिस्ट्री लिखना शुरू किया। सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स मिल की, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो बुक लिखी थी, ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उस बुक का नाम था। और उसके अंदर जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 रिलीजन्स के अंदर बांटकर, यानी पीरियोडाइज कर हिस्ट्री को लिखा। और जेम्स मिल ने ऐसा क्यों किया? अकॉर्डिंग टू मिल, ओनली ब्रिटिश रूल्स, कल्चर एंड लॉज कुड मेक इंडियन सिविलाइज। मतलब जो जेम्स मिल थे उनको लगता था कि ब्रिटिश लोग यदि इंडिया में नहीं आते तो इंडियन लोग सिविलाइज नहीं होते, यानी कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले इंडियन लोग जो है सिविलाइज नहीं थे, ऐसा वो मानते थे। देयर आर सिग्निफिकेंट सोर्सेस
to study the periods of the event, and by studying different historical evidences, a string of time period can be formed. तो हम कह सकते हैं कि देखो हिस्ट्री को जानने के कई सोर्सेज हैं, और जब भी इन सोर्सेज को हम स्टडी करते हैं तो कई बार जो है डेट्स बिकम इम्पोर्टेंट। ऐसे में अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो डेट वाइज इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनाइजेशन। देखिए ज़्यादातर कॉलोनाइजेशन जो है यानी कि ब्रिटिश टाइम जो है वो उस समय हिस्ट्री लिखी गई थी, तो कॉलोनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो देखिए व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री लीड्स टू चेंज इन सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर, इट लीड्स टू कॉलोनाइजेशन। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक कंट्री का सब्जुगेशन यानी कि कब्जा कर लेना, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लेती है और जिस कंट्री पर कब्जा किया गया है वहाँ पर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल चेंजेस हो जाते हैं उस कंट्री की वजह से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यू, टेस्ट एंड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो इंडियन लोगों का टेस्ट, उनकी रीति रिवाज यानी कस्टम्स और वैल्यूज़ के अंदर भी काफ़ी चेंजेस ब्रिटिश लोगों के कारण आए। तो ये हम कह सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन का रिजल्ट भी है किसी भी देश की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यदि हमको ब्रिटिश टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को यदि हमको जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन को हमें जानना है या पास्ट की घटनाओं को हमें जानना है तो सबसे अच्छा सोर्स है ब्रिटिश टाइम पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड तैयार किए गए थे उनकी स्टडी हम कर लें। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। पहला पॉइंट है द ब्रिटिश फेल्ट ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व। ब्रिटिश लोगों को लगता था कि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे लेटर्स, जो ऑफिशियल लेटर्स एक दूसरे को लिखे जाते थे, नीडेड टू बी प्रिजर्व यानी उन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर टू जो है उसे भी आप जरूर समझ लें। देखिए पॉइंट नंबर 2 कहता है कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही स्पेशल इंस्टीट्यूशंस यानी कुछ संस्थाएं, विशेष संस्थाएं जैसे कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स एस्टेब्लिश किए गए, स्थापित किए गए, जिससे कि इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जा सके। जैसे कि आप जानते हो द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जो कि 1920s के अंदर ब्रिटिश लोगों के द्वारा सेटअप किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, यह भी इसी उद्देश्य से बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज ओनली रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द पिक्चर एज दे ऑल वर रिटन एंड मेंटेन बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। लेकिन यहीं हमको यह भी समझ लेना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं जो ब्रिटिश टाइम पर स्थापित किए गए, आज उनसे हमको कई नॉलेज मिल सकती है पास्ट के बारे में, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है उन डॉक्यूमेंट्स में, वो अधूरा है, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा मेंटेन किए जाते थे और उन्होंने अपने सोच के अनुसार ही उन रिकॉर्ड्स को तैयार किया गया। सेवरल अदर सोर्सेज स्टडीड टुगेदर गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यदि हम सिर्फ ब्रिटिश लोगों के द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड्स के आधार पर हम देखें कि कॉलोनाइजेशन यानी ब्रिटिश टाइम पर क्या इंडिया में होता था, तो एक क्लियर पिक्चर नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वो बहुत अच्छे थे। तो इसलिए हमको अदर सोर्सेज भी स्टडी करना चाहिए साथ ही साथ में, जिससे हम बेटर एक पिक्चर दिमाग में फिक्स कर सकें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन के सोर्सेज जो है, जो हमारे माइंड को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में, वो हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथाएं, रिपोर्ट्स तो आप जानते ही हैं, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर्स यानी कि जो घूमने आया करते थे इंडिया में, वो ट्रैवलर जो यात्री हुआ करते थे, उनके
द्वारा लिखी गई जो बुक्स वो भी हमें नॉलेज दे सकती है। इसके अलावा नॉवेल्स, पोएम्स और अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ब्रिटिश रूल और एट्रोसिटीज़ यानी ब्रिटिश शासन और उनके द्वारा की गई एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार को भी बताती हैं। ऐसे कई सोर्सेज जो है हमारे पास में अवेलेबल है। तो ब्रिटिश लोगों ने जो रिकॉर्ड तैयार किए गए उनके साथ साथ हमें इन सब चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। देखिए, अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की यदि बात हो तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी सारे सर्वे कराए थे और ये सर्वेज बिकेम इम्पोर्टेंट under the colonial administration because the British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered। यानी कि ब्रिटिश लोग मानते थे कि सर्वे कराना एक कॉमन सी चीज़ है। क्यों? क्योंकि यदि किसी देश को हमें गुलाम बनाना है, किसी देश को जानना पड़ेगा गुलाम बनाने के लिए, तो सर्वेस कई प्रकार के हुआ करते थे, जैसे कि बॉटेनिकल, जूलॉजिकल, बॉटनिकल मतलब पेड़ पौधों का सर्वे, जूलॉजिकल एनिमल्स का सर्वे, आर्कियोलॉजिकल यानी हिस्टोरिकल साइट्स का सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मानव विज्ञान, मानव शास्त्र से संबंधित यानी इंसानों से संबंधित जो सर्वे हुआ करते थे उनको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे बोलेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे हुआ करते थे। ये सारे सर्वे जो थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में किए जाते थे। The sources kept and written by both Indians and British studied together represents several aspects of British rule and their efforts to modernize or subjugate Indian population। यानी कि ये सोर्सेज जो थे वो लगातार इंडियन और ब्रिटिश लोगों के द्वारा प्रिजर्व किए जाते थे और स्टडी भी इन्हें किया जाता था। और आज भी यदि हम इन्हें स्टडी करें तो हमें ब्रिटिश शासन के दौरान जो परिस्थितियां थी उनके बारे में नॉलेज होगी। साथ ही साथ देयर एफर्ट टू मॉडर्नाइज यानी कि ब्रिटिश लोगों ने जो मॉडर्नाइजेशन किया वो भी हमें पता चल सकता है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल। देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, लेकिन यहाँ पर टॉपिक है कि क्या चीज़ें हमको नहीं बताते हैं। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड सिर्फ ब्रिटिश एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताते हैं, ये नहीं बताते कि इंडियन लोग कॉलोनाइजेशन के समय क्या चीज़ चाहते थे। क्योंकि आप जानते हो कि ब्रिटिश लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, तो ब्रिटिश लोग सिर्फ अपनी डिज़ायर्स लिखा करते थे। मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। कई ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि सच्चाई को छुपाते हैं और सिर्फ घटनाओं को बताते हैं। जहां पर अंग्रेजों की इच्छा क्या थी, ब्रिटिश लोगों की इच्छाएं क्या थी उन घटनाओं के पीछे, बस ये जाहिर होता है। The official records do not represent the reactions and situation of Indians of every sphere of the society। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो इंडियन लोगों के रिएक्शंस क्या थे और इंडियन लोगों की सिचुएशन यानी उनकी परिस्थितियाँ क्या थी उस समय समाज के अंदर, इन सारी चीज़ों को नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि उन इवेंट का, उन घटनाओं के पीछे अंग्रेज जो थे वो उनकी सोच क्या थी। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इस लेसन के अंतर्गत आए हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला फैक्ट है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। नंबर 2 है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड माउंटबेटन। और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है द प्लेस यूज टू कीप ओल्ड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर है आर्काइव्स। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बोर्ड की एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान से देखिएगा और आप मुझे बता भी सकते हैं कि कितने आंसर्स आपको आते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन।
तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है, मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश लोगों ने इनकी स्थापना की थी और ये स्थापना की गई थी न्यू दिल्ली के अंदर। और आप याद रखिएगा, ये स्थापित किया गया था 1920s के अंदर। नेक्स्ट है, फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया किसने बनाया था? तो वो बनाया था जेम्स रेनल ने। और इस जेम्स रेनल को किसने कहा था कि भाई इंडिया के मैप तैयार कीजिए? तो जेम्स रेनल ने 1782 के अंदर जो ये मैप बनाए थे, ये बनाए गए थे किसे कहने पर? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है जेम्स मिल ने। आई होप आपको ये सभी आंसर्स जो है याद रहेंगे एग्जाम तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही सुंदर राइटिंग लिख सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कैलीग्राफिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कमेंट में लिखें कि